आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। पिछले जो भी हम वीडियो पढ़ रहे थे उसमें बात हो रही थी वैद्युत आवेश और क्षेत्र की, और उसमें लगभग थोड़ी सारी पढ़ रखी हमने है। कुछ न्यूमेरिकल बताने उसके हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए एक लाइव क्लास देंगे, उसमें सारे न्यूमेरिकल आपको क्लियर करा देंगे। इसके पहले हम आज जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए वो है वैद्युत फ्लक्स पढ़ने के लिए। इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का एक नया स्टेप शुरू होता है जिसमें हमें वैद्युत फ्लक्स और गॉस थ्योरम को पढ़ना होता है। कैसे हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं और वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में सारी बातें होती हैं। तो इसको लास्ट तक देखना आपको है और वैद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करना है समझना है। वैद्युत फ्लक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्षेत्रफल सदिश लिख दिया गया है, वेक्टर लिख दिया गया है। यानी क्या क्षेत्रफल एक वेक्टर होता है? हाँ बिल्कुल, क्षेत्रफल जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। किसी भी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे आप वो किसी स्क्वायर का, किसी आप सर्किल का निकालना चाहें, तो आप पढ़ते हैं a बराबर पाई आर स्क्वायर। ये इसका केवल परिमाण होता है। इसमें डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन के लिए बता दें कि दो प्रकार के आपकी आकृतियां हो सकती हैं, 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। दोनों की दिशाएं समझेंगे क्षेत्रफल के साथ। तो अगर हम बात करें किसी वेक्टर निकालने के लिए, तो ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है y अक्ष। और इस एक्स वाई तल में अगर हम कोई आकृति ले लें, मान लीजिए ये एक आकृति ले ली हमने, ये एक मान लो स्क्वायर है, एक वर्ग है, और इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया, इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब अगर इसमें हम दो भुजाएं लें, आपको ये भी पता होगा, कक्षा 11 में आपने वेक्टर पढ़ रखा होगा कि x अक्ष पर होता है i वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर पढ़े थे, x अक्ष पर i एकांक वेक्टर होता है और y अक्ष पर आपका j एकांक वेक्टर होता है। हम 2 डायमेंशनल की बात करें, अभी ये 2D फिगर बना रखा है, तो इसमें क्या होगा, जब ये फॉर्मूला लगाएंगे भुजा गुणा भुजा, तो आप देख पा रहे होंगे अगर ये भुजा हम ले लें AB, तो लिखेंगे आप AB, और ये किस डायरेक्शन में है, ये x की दिशा में है। जब x दिशा में है तो वेक्टर क्या हो गया, i कैप, तो AB i कैप इंटू भुजा गुणा भुजा, ये भुजा BC, तो जब BC लेंगे तो BC किस डायरेक्शन में है, y के डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में क्या होता है वेक्टर, j कैप होता है, तो इसको दिया j कैप। तो आप इसको लिख देंगे वेक्टर, एरिया वेक्टर लगा सकते हो ऊपर, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब AB, अगर मान लो ये भुजा हमने, इसकी लंबाई हमने L मान ली, ये भी L मान ली, तो AB का मान तो L है, तो Li कैप इंटू ये भी Li कैप, तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू L, L स्क्वायर, सॉरी ये j कैप था। अब I क्रॉस j, तो इसको आपने 11 में पढ़ रखा होगा, I j का k का क्रॉस गुणा क्या होता है, तो वहां I कैप, j कैप और k कैप। जब I का क्रॉस मल्टीप्लाई j के साथ करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा I क्रॉस j के सामने वाला आता है k कैप, यानी I क्रॉस j बराबर होता है k कैप। और अगर j का k के साथ किया जाए तो j क्रॉस k बराबर हो जाएगा इसके सामने वाला, नहीं I कैप, और अगर k क्रॉस I किया जाए तो k क्रॉस I बराबर हो जाता है इसके सामने वाला j कैप। ये होते हैं
वेक्टर के सदिश गुणा। अगर इसी को उल्टा कर दें, जे क्रॉस आई करते हैं तो ये माइनस चलता है। तो ये 11th की बात है कैसे क्रॉस गुणा करते हैं। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के कैप। तो ये क्या है, एल गुणा एल, एल स्क्वायर, और ये बन गया आपका के कैप। आई क्रॉस जे बराबर क्या आया, के कैप। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये एल स्क्वायर क्या इसका परिमाण है और के कैप क्या इसका डायरेक्शन है। अब के कैप होता कहां है, तो 3 अक्ष आपने पढ़ रखे हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ऐसे होता है जेड अक्ष। अब ऐसे हवा में लाइन नहीं खींच सकती है तो उसको यहां दिखाते हैं, परपेंडिकुलर होता है जेड अक्ष। इस पे आपका होता है आई कैप, इस पे आपका होता है आई कैप, इस पर होता है जे कैप और इस वाले पर होता है के कैप। तो जब आई क्रॉस जे किया तो क्या है के। अब के क्या है, ये है के, ये वेक्टर जा रहा के। तो इस पूरे आकृति का जो एरिया बनेगा वो बनेगा एल स्क्वायर और उसका डायरेक्शन बनेगा वो के क्रॉस के लंब बनेगा। ये वेक्टर के कहां आएगा, जेड पे, यानी इसके लंबवत जाएगा। यानी इस पूरे, ये जो पूरी आप आकृति देख रहे हैं इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, ऐसे बाहर क्यों जाएगा, इस तरफ आएगा के डायरेक्शन में। ये इसका डायरेक्शन, इस बोर्ड को देखेंगे आप तो इस बोर्ड के हिसाब से ये इसका एल हो गया, ये मान लो इसका एल हो गया जो भी था, तो इसका वेक्टर कहां आएगा, ऐसे इसके लंबवत बाहर की ओर। और अगर मान लीजिए हमने 10 लिया होता, बीसी क्रॉस ए बी करते तो ये हो जाता माइनस के कैप। अगर यहां हो जाता जे क्रॉस आई तो ये बन जाता माइनस के कैप। जब माइनस आता तो इधर ऐसे जाता, इधर जेड प्लस और इधर जेड माइनस, यानी इस बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर बन जाता प्लस के और इस बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर बन जाता माइनस के। तो 2 डायरेक्शन बनते हैं 2 डायमेंशनल फिगर में। जो भी आप, जैसे आपने सर्किल देखा ये, तो इसमें भी 2 डायरेक्शन है, एक ऐसे इसके लंबवत बाहर की ओर और एक इसके लंबवत अंदर की ओर। अगर प्लस आ रहा है तो बाहर की ओर ले लेंगे, माइनस आ रहा है तो अंदर ले लेंगे। कुल मिलाकर के आपको समझना है कि किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर में, 2D वाले फिगर में, किसी आकृति के किसी शेप वाले आकृति जो होती है उसमें 2 वेक्टर होते हैं, एक उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर और दूसरा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। जैसे मान लीजिए ये हमने बना दी कोई आकृति, तो इसके 2 डायरेक्शन हो सकते हैं, एक इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे बाहर और एक पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। जब 3D की बात आती है, 3 डायमेंशनल फिगर लेते हैं कहीं पर हम, तो 3 डायमेंशनल जैसे मान लीजिएगा ये एक वेक्टर हो गया, ये आपका 3D हो गया। अब इसमें जो वेक्टर लेंगे, मान लो इस पॉइंट वेक्टर लेना है, तो ये इसका एक लेयर है, ये ऊपर वाली, ये वाली लेयर। तो इसका जो एक बनेगा ऊपर की ओर और एक बनेगा इसके अंदर की ओर। तो जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं उनमें केवल हम बाहर वाला ही वेक्टर लेते हैं, अंदर वाला वेक्टर नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा इसका लेना है, इस सरफेस का ये, तो इसका एक लंबवत बनेगा बाहर की ओर, ये एरिया वेक्टर। ऐसे नीचे वाला लेना, ये वाला, तो इसका लंबवत बन जाएगा ये वाला एरिया वेक्टर बाहर की ओर। तो 3 डायमेंशनल केवल बाहर की ओर लेते हैं और 2 डायमेंशनल में एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर 2 हो जाते हैं। जब गॉस थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे तो वहां 3 डायमेंशनल की बात होगी तो वहां केवल एरिया वेक्टर को बाहर की ओर लिया जाएगा। मतलब फार्मूला सारा वही रहेगा, जो एरिया के फार्मूला होते हैं, जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही बना रहेगा, लेकिन डायरेक्शन और जुड़ जाएगी, इसलिए बन जाएगा क्षेत्रफल सदिश। तो जैसे मान लीजिएगा कि ये एक आपका सर्किल है, अब इसको हमने ठोस गोला कर दिया, ये एक ठोस पदार्थ है, 3 डायमेंशनल हो गया। अब इसमें हम कहीं किसी पॉइंट पर एरिया वेक्टर निकालना चाहें, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एक खंड काट दिया ये, अब इतनी जगह का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ये बहुत छोटा सा एक अवयव है। इस पूरे स्फीयर का, पूरे गोले का एक छोटा सा हमने खंड काटा है, इसको हम अल्पखंड कह सकते हैं या एक क्षेत्रफल सदिश का अवयव कह सकते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो बहुत छोटा होगा, तो हम इसको डीए कह देंगे। डी का मतलब होता है सूक्ष्म। पूरी फिजिक्स में जहां डी लग जाता है इसका वैल्यू बहुत छोटी हो गई, सूक्ष्म हो गई, और इसके ऊपर लगा दिया वेक्टर, तो ये बन गया डीए वेक्टर। ये इतने का हो गया है क्षेत्रफल, और इसका डायरेक्शन कहां बनेगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर।
चूंकि 3D है। हमने अभी बताया 3D फिगर वाले आकृतियों में जो एरिया वेक्टर लेंगे वो लंबवत बाहर की ओर। अगर हमें यहाँ काटना होता इस जगह पर तो इतनी जगह का क्षेत्रफल ऐसे पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर बन जाता DA। ये बात समझनी है क्योंकि आपको गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। तो आपको एक बात सीखनी है कि अगर 2 डायमेंशनल फिगर है तो उसमें एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर या पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, और अगर 3 डायमेंशनल है तो उसमें केवल जिस पॉइंट पर आपको क्षेत्रफल निकालना है और दिशा निकालनी है वो उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर जाएगा। तो प्रत्येक अल्पखंड के लिए एक क्षेत्रफल सदिश संबद्ध रहता है जिसका परिमाण उस क्षेत्रफल के बराबर होगा। परिमाण वही रहेगा जो होता था, लेकिन उसकी दिशा उस पृष्ठ के लंबवत खींचे गए अभिलंब में चली जाएगी। ये बात कहती है क्षेत्रफल सदिश की थ्योरी। क्या है, एक बात सुन लें, इस फिगर को देख के समझ सकते हैं आप कि प्रत्येक क्षेत्रफल सदिश में एक सदिश अवयव संबद्ध रहता है जिसका परिमाण उस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर होता है। दिशा उसकी उस पृष्ठ के लंबवत खींचे गए अभिलंब में होती है। जो उस पृष्ठ पर लंब खींचोगे वही उसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। ये होता है क्षेत्रफल सदिश। अब इस क्षेत्रफल सदिश के बाद आपको पढ़ना है घन कोण। अगली परिभाषा आपके लिए है घन कोण। देखिए क्या होता है घन कोण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। आपने इसको कक्षा 11 में पूरक राशि के नाम से पढ़ा होगा, सॉलिड एंगल को, घन कोण को। क्या होता है घन कोण? कोण अक्सर आप पढ़ते हैं, कोण आपने पढ़ रखा होता है कि जब भी दो रेखाएं कहीं पर मिलती हैं या काटती हैं तो कोण बनते हैं, और कोण निकालने का फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और इसका अपना कोई मात्रक बनता नहीं है क्योंकि चाप ये यहां से दूरी होती है और दूरी का मात्रक बन जाता है मीटर, और त्रिज्या भी जब ये पूरा वृत्त गोला बनाएंगे त्रिज्या बन जाएगी ये, और त्रिज्या भी क्या होती है, दूरी। दूरी का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो ये कट जाता, तो यहां से कोई मात्रक बनता नहीं है, इसलिए इसका एक अलग से मात्रक आता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है घन कोण। ये 2 डायमेंशनल है, 2D है, कौन, कोण। और जब घन कोण की बात आएगी तो वो हो जाएगा 3D। जरा समझना इसको। 3D में कैसे बनेगा इसको यहां बात दिखाते, देखिए। ये एक आपका हो गया गोला, और इसमें ये इसका हमने सेंटर कह दिया, और इसकी रेडियस, ये इसकी हो गई रेडियस R। अब अगर इस गोले का हम एक कोई सा भी छोटा खंड काट लें, मान लीजिए यहां से इतनी जगह का अगर एक हम छोटा सा खंड काट लें, इतना सा, ये, और ये जो अल्पखंड बना, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये जगह इस केंद्र पर एक कोण बना रही है। ये कोण, ये इतना एरिया, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया जो आपका एक कोण बना रही है केंद्र पर, ये कोण आपका कहलाता है घन कोण। इसको ओमेगा लिख दिया जाता है। आप ऐसे मान लीजिएगा कि अगर 2 रेखाएं ऐसे हैं ये, तो ये बनता है कोण 2 डायमेंशनल। अगर इसमें 3 रेखाएं हो जाए ऐसे 3, तो इन तीनों के द्वारा जो यहाँ पर केंद्र बनता है उस कोण को हम कहते हैं घन कोण। ये 3D है, ये इस पूरे द्वारा बनाया हुआ। इसको अगर आप अलग निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये पूरा, ये कोण टाइप का। ये कोण जो यहाँ केंद्र पर कोण बना रहा है, ये कोण कहलाता है घन कोण। ये इस अल्पखंड, जो छोटा सा खंड बनाया, इसका क्षेत्रफल होगा, मान लो डेल्टा ए कह सकते हो या डी ए कह सकते हो। इस सरफेस द्वारा इस केंद्र पर जो कोण बनाया जा रहा है, इस कोण को ही कहते हैं घन कोण। तो किसी गोलीय पृष्ठ के, ये गोलीय पृष्ठ है और ये उसका एक अल्पखंड, छोटा सा खंड है,
तो इस गोलीय पृष्ठ के अल्पखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित किए गए कोण को या बनाए गए कोण को कहते हैं घन कोण। इसका संकेत है ओमेगा। अगर छोटा बनेगा तो इसको लिख देते हैं डेल्टा ओमेगा, और इसका फॉर्मूला बन जाता है इस अल्पखंड का क्षेत्रफल यानी डेल्टा ए बटे त्रिज्या का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। ये बनता है घन कोण का फार्मूला। जैसे इसका फार्मूला था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यहाँ चाप की जगह अल्पखंड का क्षेत्रफल है, यहाँ त्रिज्या था तो यहाँ त्रिज्या का स्क्वायर है। अगर हम इस पूरे घन कोण, जैसे यहाँ कोण निकालते थे पूरे गोले के लिए, तो पूरे गोले का कोण आता था 2 पाई, क्योंकि ये 90 बनता था, इधर ये 90, इधर ये 90, ये तो 360 बन जाता है, और 180 अंश होता है पाई के बराबर, तो 360 में हो जाते हैं 2 पाई। तो जो पूरे सर्किल का जो कोण बनता है वो क्या होता है 2 पाई। घन कोण क्या बन जाएगा, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करोगे तो ये ओमेगा बन जाएगा कोण, और ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बन जाएगा बटे त्रिज्या का स्क्वायर, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां गोले का क्षेत्रफल दिया 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। ये 4 पाई क्या आया, घन कोण। इसका मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, त्रिज्या का मात्रक मीटर स्क्वायर, वो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका एक अलग से मात्रक बनाया गया है, और वो मात्रक है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन SR कह सकते हो। जैसे कोण का मात्रक था रेडियन, उसी प्रकार से घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब ये 4 पाई क्या है, स्टेरेडियन, यानी किसी गोलीय पृष्ठ का जो संपूर्ण घन कोण होता है वो कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन। अगर किसी एंगल बना दिया जाए, इसको और छोटा करना है, तो इस छोटे घन कोण को डी ओमेगा बराबर DA अपान आर स्क्वायर। ये किसी एंगल पे अगर सरफेस बनाया गया है तो इसको आप डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा, इसका कंपोनेंट कहते हैं DA का। 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कोण के पास cos, कोण दूर sin, तो DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ये भी इसका एक बेसिक फॉर्मूला बन जाता है घन कोण का, डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये हो गया घन कोण। अब इसे पूछा था कि एक स्टेरेडियन कितना होता है, एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या बनेगी। एक स्टेरेडियन की परिभाषा, स्टेरेडियन क्या है, स्टेरेडियन घन कोण है, और वो घन कोण हमें चाहिए कितना, एक स्टेरेडियन। तो देखिए घन कोण का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। किसमें लिखोगे इसको, स्टेरेडियन में लिखोगे। अब आपको चाहिए एक स्टेरेडियन, तो एक स्टेरेडियन क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू 1 आ जाए, तो अगर डेल्टा ए की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन हो जाए कि डेल्टा ए मतलब जो छोटा सा खंड था ये काटा था, इसका क्षेत्रफल आर स्क्वायर इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, तो ये दोनों वैल्यू रखोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, दोनों कट जाएंगे, तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1, और आगे क्या लिखा है, स्टेरेडियन। क्या बन गया, ये एक स्टेरेडियन। क्या घन बन गया, डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा क्या है, घन कोण, यानी किसी गोलीय पृष्ठ का घन कोण एक स्टेरेडियन बन सकता है, उतना बनेगा जब गोले के अल्पखंड का क्षेत्रफल, ये डेल्टा है, ये क्या है, अल्पखंड का क्षेत्रफल, और आर स्क्वायर उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए। यदि किसी अल्पखंड के जो गोला है, गोलीय पृष्ठ है, उसके अल्पखंड का क्षेत्रफल उस त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, तो उसका जो घनकोण होगा वो एक स्टेरेडियन कहलाएगा। क्या परिभाषा है, यदि किसी गोलीय पृष्ठ के अल्पखंड का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो उसका घनकोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। तो ये आपका हो गया घनकोण,
और एक स्टेरेडियन। अब हम चलेंगे वैद्युत फ्लक्स पर। मेन जो कॉन्सेप्ट आपका है वैद्युत फ्लक्स, इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, परिभाषा ही पूछी जाती है वैद्युत फ्लक्स की। आइए देखिए क्या है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ये होती है वैद्युत रेखाओं की संख्या। अगर कोई चार्ज होता है तो आप पढ़ चुके हो, इसके चारों निकलती हैं वैद्युत रेखाएं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर निकलती हैं, और निगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर आती हैं। इनसे बन जाता है वैद्युत क्षेत्र। क्या बन जाता है? वैद्युत क्षेत्र। अगर इसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को रख दिया जाए, बंद पृष्ठ का मतलब 3 डायमेंशनल फिगर होना चाहिए। कोई ऐसा पृष्ठ रखो जो चारों से बंद हो, उसको कहां रख दें? किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर। मान लीजिए यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र है और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? वैद्युत रेखाएं परस्पर समांतर हों और समान दूरी पर हों, तो ये बन जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र। और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम रख दें कोई बंद पृष्ठ, जैसे इस प्रकार से, ये एक बंद पृष्ठ रख दिया। अब इस बंद पृष्ठ से जो वैद्युत रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं, जैसे ये रेखा देख रहे हो आप, ये रेखा लंबवत जा रही है, ये रेखा लंबवत जा रही है, ये रेखा लंबवत जा रही है, ये जा रही है। तो इन रेखाओं की संख्या जो इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं, इन रेखाओं की संख्या, जैसे यहाँ 4 रेखाएं गुजर रही हैं, तो ये 4 यहाँ पर बन गया वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से संकेत करते हैं। फाई मतलब फ्लक्स है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स बन गया 4, क्योंकि 4 रेखाएं इस बंद पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं। अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर से लंबवत रेखाएं गुजरती हैं, शर्त क्या इसकी है? रेखाएं लंबवत जानी चाहिए। क्यों लंबवत जानी चाहिए? कंडीशन बताएंगे आगे। अगर लंबवत रेखाएं गुजरती हैं तो उन रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका संकेत है फाई ई। अब ये फ्लक्स कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर मान लो हमें यहाँ पर फ्लक्स 4 है और इस फ्लक्स को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तरीका तो यह है कि जो पृष्ठ आपने लिया है, पृष्ठ बड़ा कर दीजिए। ये पृष्ठ को बड़ा कर दीजिए। अगर ये पृष्ठ हम बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें, अब देखिए जैसे इसके एरिया को बढ़ाया हमने, फ्लक्स बड़ा कर, ये क्षेत्रफल आपका बड़ा कर दिया पृष्ठ का। अब देखो ये भी रेखा गुजरने लगी, ये भी रेखा निकले, तो 1 2 3 4 5 6 रेखा निकल रही। अब जो फ्लक्स बन गया वो फ्लक्स बन गया 6। पहले कितना था? पहले था 4। अब फ्लक्स बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने इस पृष्ठ से इसका क्षेत्रफल बड़ा कर दिया। यानी जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है ए पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। अगर कहीं एरिया बढ़ जाएगा पृष्ठ का, अगर एरिया आपका बढ़ जाएगा तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? अगर हम वैद्युत रेखाएं पास पास कर दें, इन रेखाओं को बहुत सघन कर दें ऐसे। अब देखिए जैसे हमने रेखाएं सघन की, यानी वैद्युत क्षेत्र को प्रबल कर दिया। अब भले ही प्रश्न ना बढ़ाते, ये क्षेत्रफल ना करते, इतने बड़ा रखते, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब प्रश्न हो गया, अब फ्लक्स हो गया 7। फ्लक्स क्या हुआ? बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ने स्ट्रांग कर दिया। स्ट्रांग वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी उतने वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक हो जाता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र बढ़ा तो क्या बढ़ गया? फ्लक्स बढ़ गया। यानी हमने देखा कि जो हमारा फ्लक्स है वो ई पर भी डिपेंड करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है और ई पर। और ये दोनों कैसी राशियां हैं? वेक्टर राशियां। ये तो पहले आप पढ़ चुके हो कि वैद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी, और क्षेत्र पर सभी पढ़ा है कि ए भी कैसा है? वेक्टर है। तो ई और ए पर डिपेंड करता है फ्लक्स, इसलिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला बन जाता है
वो बन जाता है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये है वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। परिभाषा क्या बनी? किसी बंद पृष्ठ के, कोई आप बंद पृष्ठ लीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, या कहते हो वैद्युत छिद्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। शर्त यह है इस बंद पृष्ठ को रखोगे वैद्युत क्षेत्र में और रेखाएं निकलनी चाहिए लंबवत। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई से संकेत करते हैं। वैद्युत फ्लक्स संकेत क्या है? फाई ई। फार्मूला हो गया फाई बराबर ई डॉट ए। आप इसको फिगर को ऐसे बना सकते हो फ्लक्स का, जरा देख लीजिए। ये हो गया बंद पृष्ठ 3D और इसमें से हमें निकालनी है वैद्युत छिद्र रेखाएं। कुछ इस प्रकार से। ये निकल रहे हैं पृष्ठ के लंबवत वैद्युत छिद्र रेखाएं और इसका क्षेत्रफल बनेगा पृष्ठ का, वो बन गया एरिया वेक्टर ए, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी बन जाएगी वेक्टर ई, और ये फार्मूला बन जाएगा इसका फाई ई बराबर ई डॉट ए। इसका इंपॉर्टेंट भी है मात्रक, इसका पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। जरा इसका मात्रक देख लीजिएगा। ये तो हो गया फार्मूला। अगर यहां से वेक्टर आप हटाएंगे तो आप पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट में पढ़ा होगा आपने, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इसी प्रकार से यहां पे लिखा है ई डॉट ए, तो आप इस ई डॉट ए को लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा। तो अगर इसका वेक्टर हटाएंगे और तो यहां से हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, यानी प्लस थीटा पर भी डिपेंड करेगा, वैद्युत क्षेत्र पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर और कोण पर भी डिपेंड करेगा। इस कोण की चर्चा आगे करेंगे भी। मात्रक देख लीजिए, इसका यूनिट क्या बन जाएगा वैद्युत फ्लक्स का। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आपने दो मात्रक पढ़े होंगे। एक फार्मूला था इसका एफ अपान क्यू नॉट, तो यह था वैद्युत बल, और वैद्युत बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो यहां से बना था न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। एक वैद्युत क्षेत्र तीव्रता विभवांतर का संबंध आप आगे पढ़ेंगे, ई बराबर वी अपान डी। यहां से अगर देखेंगे तो यहां विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो एक मात्रक बन जाता है वोल्ट प्रति मीटर। दो मात्रक बनते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो यहां जरा रखिए, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम इनटू ए क्या है? क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर।
तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। 60 में होते हैं ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अथवा इसका दूसरा मात्रक एक और हो सकता है इसके हिसाब से, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा वोल्ट इंटू मीटर। ये आ गया इसका मात्रक। अगर बीमा की बात है तो आप बीमा ई कर देना, एक देना, बीमा निकल आएगी। और जो राशि ये है तो ये राशि होती है अदिश। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, क्योंकि दो सदिश राशियों का जब अदिश गुणा होता है तो एक गुणनफल का एक अदिश राशि प्राप्त होती है। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं कि जब दो सदिश राशियों का गुणनफल कैसा हो, अदिश हो, तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। इस वीडियो में वैद्युत फ्लक्स पढ़ा दिया आपको हमने, सदिश पढ़ा दिया, घन कोण पढ़ाया, एक स्टेट पढ़ा दिया। अगले चित्र में बात करेंगे गॉस की प्रमेय से कैसे फ्लक्स आप निकालेंगे। तो इस अगर वीडियो को आप पढ़ लेंगे, अच्छे समझ लेंगे, तो गॉस की प्रमेय से क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा।